नमस्कार। अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। देश के उपराष्ट्रपति और किसान पुत्र जगदीप धनखड़ ने किसानों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। राज्यसभा में भी वो कार्रवाई के दौरान उन्होंने कहा कि भाई किसानों की समस्याएं क्यों नहीं सुनी जा रही, किसानों को लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। वो किसकी ओर उनका इशारा था, सरकार की तरफ था या विपक्ष की तरफ था या किसकी तरफ था ये पता नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति का ये कहना कि इस वक्त जो काल चल रहा है भारत सबसे सशक्त स्थिति में है। नरेंद्र मोदी का काल, अमृत काल जो सरकार है, उसके बाद भी किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? कौन करेगा इन समस्याओं का हल? ये एक बड़ा सवाल है। और जब उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाई इनकी समस्याओं को क्यों हल नहीं किया जा रहा है, कोई क्यों नहीं सुन पा रहा है, तो आज लाजमी है कि मंथन में भी हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि जो अन्नदाता किसान हैं उनकी कब सुनी जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर तकरीबन 1.5 साल तक चला आंदोलन। उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस, एमएसपी की गारंटी की बात, एमएसपी की कमेटी, वो कमेटी कहाँ गई, कमेटी की सिफारिशें क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी तक इनका जवाब मिलना बाकी है। पिछले साल भी किसान उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के तमाम किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, डेरा भी डाला था, फिर वो एक उम्मीद लेकर गए, उन्हें उम्मीद बंधाई गई कि नहीं आपकी समस्याएं हल होंगी। लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के किसान इस वक्त नोएडा में डेरा डाले हुए हैं और ये किसान, इनकी अपनी मांगे हैं, इनकी दिक्कतें यमुना अथॉरिटी से हैं, इनकी दिक्कतें बिजली को लेकर हैं, इनकी दिक्कतें मुआवजे को लेकर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इसके इतर किसानों की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो बीज और खाद को लेकर। ज़मीन पर अगर वास्तव में जो लोग किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं राजनीति में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनको कम से कम गाँवों में ज़मीन पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि 2 बोरी खाद लेने के लिए, 2 बोरी उर्वरक लेने के लिए किसान को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितनी लाइन लगानी पड़ती। लंबी लाइन लगाने के बाद जब उसका नंबर आता है तो कहा जाता है खाद खत्म हो गई। बुआई का सीजन है, जो 2 दिन 4 दिन पिछड़ गया वो खेती में पिछड़ गया। कहते हैं आगमन खेती ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ये कहा गया था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो 2 गुनी कर देंगे। तो लागत 2 गुनी से अधिक हो गई, लेकिन क्या आय 2 गुनी से अधिक हुई? अगर हुई तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम मंथन में चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत वहाँ पहुँच गए हैं, कल भी झंझट हुआ था, आज भी खींचातानी हुई है नोएडा में जहाँ किसान धरना दिए हैं। कुछ किसानों की बात भी हम आपको सुनवाएंगे, जो खाद बीज को लेकर किल्लत है उसको लेकर भी। पहले नोएडा के बवाल पर राकेश टिकैत का क्या कहना है वो सुनिए। हमारे लोग गिरफ्तार करे हैं किसान, वे सब छूटे, वही कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। तो सर ये आप जो मांगे हैं सर, कौन कौन सी मांगे प्रमुखता में आपने लिए हैं? कि एक तो भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू पूरे देश भर का है, उसके सर्कुलेट नहीं बढ़ाए, जमीन छिनने जा रही है एक किस्म से जबरदस्ती। जो गौतम बुद्ध नगर का मामला है उसका है, जो मुआवजा मिल गया उस पर 64% देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। दूसरा, जो उनके प्लॉट है 10%, कुछ अथॉरिटी दे रही, कुछ नहीं दे रही, वो एक बड़ा सवाल वहां पे है। कुछ जो खाली जगह उनकी किसानों की पड़ी हुई है, जैसे खेती और बाड़ी। तो बाड़ी का मतलब होता था जहाँ पे मुर्गे पालन होता हो, जहाँ पे बकरी पालते हो, भैंसे पालते हो, पशु का आहार था, उसमें कोई मकान नहीं होता था। तो ये सैटेलाइट इमेज से कहते हैं जी ये तो एक बार कर रहे हैं हम इसको, लेकिन वो किसान का खलियान है किस्म से। तो ये बहुत से सवाल हैं जिसपे सरकारों से बातचीत होनी है। तो नोएडा में जो किसान धरना दे रहे हैं उनकी अलग तरीके की मांगे हैं। ज़मीनों
कुछ छीनने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्किल रेट नहीं बढ़ा, जो प्लाट देने की बात की थी मुआवजा 64% ही मिला है। और खेती और बाड़ी, जो बाड़ी का मतलब उन्होंने बताया कि जहाँ जानवर वगैरह पालते हैं, खेत खलिहान होते हैं, उनको भी सैटेलाइट इमेज से सर्वे करके उनको भी छीना जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आंदोलन है, किसान दुखी है, परेशान है और उपराष्ट्रपति व्यथित हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, किसानों को क्यों नहीं सुना जा रहा। इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक में हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद कुछ हल किसानों को लेकर निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर हल निकले, क्योंकि ये देश के अन्नदाता का मसला है। वैसे भी कृषि योग्य ज़मीन सिकुड़ती जा रही है। हमारे लिए जो खाने पीने का संकट निकट भविष्य में दिख रहा है, जिस तरीके से जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों की ज़मीन पर क्या समस्या है, ये तो उनके मुआवजे और तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या समस्या है वो हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी ने जानने की कोशिश की। जनपद में किसानों की खाद की जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब कुछ प्राइवेट दुकानदारों ने अन्नदाताओं की इस मुसीबत का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। सरकारी केंद्रों में अस्थायी रूप से इस समय खाद की बिक्री पर रोक लगी हुई है। वहीं जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो खाद की जो कीमतें हैं उस पर इजाफे पे इजाफा करते चले जा रहे हैं, जिससे अन्नदाताओं की ज़िंदगी पर एक अच्छा खासा असर देखने को पड़ रहा है। वहीं जब किसानों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि जो सरकारी तय मूल्य था, प्राइवेट दुकानदार उसका कई गुना उनको खाद बेच रहे हैं। वहीं किसानों को जो सरकारी केंद्रों से खाद न मिलने के चलते परेशानियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसका असर उनकी खेती पर भी देखा जा सकता है। सिद्धार्थ द्विवेदी के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। तो ये थे हमारे हमीरपुर बुंदेलखंड में है, और बुंदेलखंड में भी दाल की खेती बहुत होती है। बुंदेलखंड में पानी का संकट रहता है, लेकिन वहाँ से एक अच्छी खासी उपज मिलती है और वो पूरे देश में जाती है। तो वहाँ बता रहे हैं कि जो प्राइवेट डीलर हैं वो खाद को कई गुना रेट में बेच रहे हैं। जो सहकारी समितियाँ हैं वहाँ से उनको खाद मिल नहीं रही है। तो ये समस्याएं इनकी कौन सुनेगा। ये सब बैठकर कमरों में बैठकर अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, बड़े बड़े दावे हाँकते रहेंगे, कहते रहेंगे किसानों के लिए हो गया, किसानों के, लेकिन किसान वास्तव में पीड़ित है, उसे दर्द है, और ये दर्द की दवा कौन देगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाई सुनो, तो कौन सुनेगा किसान की। आज हम मंथन में चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहाँ खेती किसानी खूब होती है। हयात उमर साहब उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रगतिशील किसान हैं, युवा हैं और तमाम समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। सुधीर चौहान भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। और हमारे सहयोगी अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो अशोक द्विवेदी की तरफ जाएंगे। अशोक द्विवेदी, 2-3 दिन से जो किसानों का वहाँ आंदोलन चल रहा है, पुलिस से भी झंझट हुआ, राकेश टिकैत भी आए, वहाँ भी खींचातानी उठापटक हुई। वास्तव में वो किसान चाहते क्या हैं, वो क्यों पहुँच गए, कितने किसान हैं, किन किन जिलों के किसान हैं, क्या उनकी मूल समस्याएं हैं, जरा दर्शकों को बताइए हमें। अशोक द्विवेदी। करीब 80 गांव के किसान हैं आकर के पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, पहले छोटे छोटे संगठन थे जो किसानों का आए दिन धरना करते रहते हैं, कभी नोएडा प्राधिकरण पे, कभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे, कभी यमुना प्राधिकरण पे, जो अपना धरना देते थे। लेकिन जब उनकी मांगे पूरी नहीं होते दिखी, कई बार अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा का एक संगठन बनाया, जिसमें करीब 10 संगठन के किसान आकर के शामिल हुए। मैं आपको बता दूं, करीब 25 नवंबर को किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे धरना दिया, जहां पर अपनी महापंचायत की और वहीं से रणनीति तैयार की। 28 नवंबर को उसके बाद में फिर ये यमुना प्राधिकरण पे गए, वहां पे धरना दिया। 2 दिसंबर के लिए किसानों ने पहले से ऐलान कर दिया था कि दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई। वहीं 2 दिसंबर को महामाया फ्लाईओवर के नीचे करीब हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और वहां से दिल्ली को कूच किए। रास्ते में पुलिस ने पहले से वहां पे इसकी तैयारी कर रखी थी। पुलिस
उसने 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। पहला जो लेयर था उनका महामाया फ्लाईओवर पे था, दूसरा लेयर था जो लेयर था वो चिल्ला बॉर्डर पे बनाया गया था, जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है। पहला जो पड़ाव है वो किसानों ने पार कर लिया, पुलिस से झड़प भी हुई, हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद पहला जो इनका लेयर था सुरक्षा व्यवस्था का, उसको पार करके किसान दलित पेड़ा पार्क पे पहुंचे। फिलहाल वहां पुलिस ने उनको रोक लिया। रोकने के बाद काफी पुलिस से हाथापाई भी हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन उसके बाद यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह वहां किसानों के बीच में पहुंचे, जो किसानों से बातचीत किए और उनको यह आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया जाए, जिससे कि वो कमेटी गठित हो रही है, जिसको लेकर मुख्य सचिव से बातचीत हो रही है। तो जो निर्णय होगा 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया कि 1 हफ्ते तक किसान का निर्णय सुना दिया जाएगा। तो इसको लेकर के किसानों को वहीं दलित पेड़ा पार्क में जगह दे दिया गया कि आप लोग यहाँ बैठ करके आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करें। तो अभी वो अशोक द्विवेदी, अभी किसान वहां पर बैठे हैं, कोई किसानों का नेतृत्व कर रहा है, राकेश टिकैत वहां पर हैं या चले गए हैं? क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है जो ताजा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दूसरे दिन का जो धरना प्रदर्शन था 3 दिसंबर का दलित पेड़ा पार्क पे जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें राकेश टिकैत के आने की संभावना थी। जिसे राकेश टिकैत पहुंचे नहीं, उससे पहले ही किसानों को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हाथापाई करके, पुलिस को जबरदस्ती बसों में ठूस करके सारे किसानों को गिरफ्तार कर लिया। करीब 500 किसानों को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा और किसान को ले जाकर के पुलिस लाइन पहले ले जाया गया, जहां पर महिलाएं जो थी वो महिलाओं को छोड़ा गया और बाकी जो किसान नेता थे, करीब 129 किसान नेता को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद किसानों में आक्रोश रहा, जिसको लेकर के आज उन्होंने नोएडा के 0 पॉइंट पर फिर अपना महासभा रखा, जिसमें राकेश टिकैत के आने की संभावना थी। राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि हम 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पे जा करके किसानों से महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत ग्रेटर नोएडा पहुंचे, उससे पहले उनको जिला अलीगढ़ में चप्पल थाने क्षेत्र में उनको अरेस्ट कर लिया गया। राकेश टिकैत गौतम बुद्ध नगर आज भी नहीं पहुंचे। फिलहाल किसानों की जो महापंचायत थी उसमें राकेश टिकैत द्वारा फोन पे बातचीत की गई। वहीं किसानों ने जो फोन पे बातचीत किया उसको भरे मंच पे माइक पे सुनवाया। राकेश टिकैत द्वारा ये बोला जा रहा था कि अगर हमारा कोई निर्णय नहीं निकलता है तो किसान लोग अपनी कमर कस लें और अपनी ट्रैक्टर ट्राली तैयार कर लें, क्योंकि हमारा निर्णय केंद्र से नहीं होगा, हमारा निर्णय लखनऊ से होगा। तो आगे की रणनीति जो बनाई गई वो अब किसान लखनऊ जाने की तैयारी बना रहे हैं, जिसको लेकर के आज महापंचायत में फिलहाल के लिए जब राकेश टिकैत को अरेस्ट किया गया और उनसे जब प्रशासन द्वारा बातचीत की गई तो प्रशासन से उन्होंने ये शर्त रखी कि हमारे अरेस्ट किए हुए किसानों को छोड़ दिया जाए और उसके बाद ही प्रशासन से कोई बातचीत होगी। तो फिलहाल के लिए आज ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने उनके आगे नतमस्तक हुआ और ढीला पड़ा, जहां तक उनके किसानों को छोड़ दिया गया। बाकी जो किसान नेता वहां जेल से छूटे वो आ करके ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पे अपने महापंचायत में शामिल हुए और उनकी जो पहली वार्ता रही पुलिस प्रशासन के साथ वो बिल्कुल विफल। ठीक है अशोक द्विवेदी, पुलिस प्रशासन से वार्ता विफल रही और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजीदा कदम उठाते हुए प्रमुख सचिव अनिल सागर की अगुवाई में एक कमेटी का गठन कर दिया, जो कमेटी अध्ययन करेगी इन समस्याओं का किसानों की और उसके बाद एक रिपोर्ट देगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार कोई निर्णय लेगी। मूल जो प्रमुख रूप से अगर कहा जाए अशोक द्विवेदी, तो क्या समस्याएं हैं किसानों की जिनको लेकर वो आंदोलित हैं? किसानों की जो मुख्य समस्या है किसानों का जो अभी ग्रेटर नोएडा के किसानों की या नोएडा के किसानों की मांगे हैं, उनका 10% 2013 अधिनियम के तहत 10% प्लॉट देने का सरकार ने वादा किया था, जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में। उस वादे को सरकार पूरा करे और उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किसान को जो 2013 अधिनियम के तहत जो देहात के किसान है, जो शहरी किसान है उनको 10% का मुआवजा और बाकी जो देहात क्षेत्र के किसान है उनको 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट देने का वादा किया गया था। लेकिन वही सरकार की मंशा अगर देखी जाए, जैसे अभी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का अभी नया वो हुआ, तो उसमें जो है सरकार जो है पहले देहात क्षेत्र को शहरीकरण घोषित करके फिर उनके जमीन का अधिग्रहण किया गया। तो जिसको लेकर के किसान नाराज है। किसानों को कहना है कि जो हमारा देहात क्षेत्र का मुआवजा है
वो 4% 4 गुना करके दिया जाए और 20% का प्लॉट दिया जाए। किसानों की यही मांग है। वही किसान जो बेरोजगार किसान है उनको यहाँ की कंपनियों में नौकरी दिया जाए और जो यहाँ के सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल है उसमें किसानों के बच्चों को प्रवेश दिया जाए। ये किसानों की मुख्य मांगे हैं। ठीक बात है। तो मोटी मोटी तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। धन्यवाद अशोक द्विवेदी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, वर्तमान स्थिति को बताया कि क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। एक पहलू है नोएडा के किसानों का, जो उनके अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर वो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरा पहलू है ज़मीन पर किसानों को यूरिया, बीज, खाद ये नहीं मिल रहे हैं। अब इतने दिनों का मसला, इतनी सारी चीज़ें, इनको लेकर क्यों सारी चीज़ें लेट होती रहीं, क्यों ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख हैं, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। देवेंद्र प्रमुख, जाहिर सी बात है सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा, धरना प्रदर्शन भी सरकार से ही होगा, और आप लोग लाठी मार के बंद कर देंगे अगर कोई, मतलब लोकतंत्र रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे इस देश प्रदेश में। कहीं ना कहीं जब भी कोई अगर आवाज़ उठाता है तो लाठी मारते हैं, आप जेल भेजते हैं, फिर कोई बड़ा नेता आता है फिर सशर्त छोड़ते हैं। ये क्या चल रहा है? उपराष्ट्रपति जी कहते हैं कि किसानों से बात कीजिए। उपराष्ट्रपति जी भावुक हो जाते हैं, वो किसान पुत्र हैं, वो कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसके बाद भी मैं भी पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है देवेंद्र प्रमुख? मेरी आवाज मिल रही है सर? जी बोलिए। दुर्गेश सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसान जो है आज जिस स्थिति में है उसे गलत कोई साबित कर ही नहीं सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या पहली सरकारें रही हों। क्यों किसान की जब बात आती है, माननीय उपराष्ट्रपति का देखिए बड़ा ये मामला भी है कि जिस तरह उन्होंने कहा और आपने कहा, बहुत शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं कि उनकी पीड़ा थी। पीड़ा क्यों नहीं होगी किसान के प्रति? पीड़ा अब बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, किसने कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाई है, पूरी की है, लेकिन बिगर किसान की सहमति और समर्थन के कोई भी चेहरा बड़ा नहीं हुआ राजनीति में। आप चाहे वो सरकार का हिस्सा आज है या इससे पहले था या उससे भी पहले, किसानों की मांग जो जायज मांग है उन पर सरकार पहले भी गंभीर थी सर, आज भी गंभीर है और गंभीर रहेगी। मैं ये कहता हूं कि जरूरत कब से है, जब से देश आजाद हुआ अब तक उठाकर देखा जाए तो किसान के साथ जो है अन्याय हुआ, इसमें कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन दुर्गेश सर, बड़ी बात ये आ रही है कि 2014 के बाद एक प्रयास शुरू हुआ है, ये सत्य है। सत्यता के साथ मैं बताऊंगा आपको कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है प्रयास कर रही है। अब सफलता जो है, किसान कितने सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हुए, क्योंकि ये बड़ी आबादी है किसान, देश का जो है एक बड़ा हिस्सा किसान है, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है, इसे छोटे से छेड़ा नहीं जा सकता, इतना आसान काम नहीं है। और ये लड़ाई भी है, मैं आपको आज कहता हूं डंके की चोट पर चैनल पर बैठकर जो है बड़ी बात हो सकती है कि किसी भी देश का किसान सरमद्द होने से ही देश विकसित हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है कि वो 2047 तक एक मिशन लेकर चल रहे हैं। तो किसान की कोई भी मांग हो, किसान की कोई भी समस्या हो, सरकार बिल्कुल गंभीर है, निश्चित गंभीर रहेगी। बस बेशर्ते थोड़ा सा ये निवेदन मेरा माध्यम आपके माध्यम से कि जब ये धीरे धीरे जो है धरना प्रदर्शन ईमानदारी से चला जब तक अच्छी बात है, जब ये राजनीतिक होने लगता है, इसमें पार्टियां घुसने लगती हैं, रोटियां सेकती हैं, तो इसको धरने को मोड़ को बदलती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उपराष्ट्रपति की भावनाओं को। बात राजनीति की नहीं है कि उन्होंने कितनी हिम्मत जुटाई है, सरकार का नहीं देश का बड़ा हिस्सा है आज वो उपराष्ट्रपति हैं देश के, और राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता। उन्होंने पीड़ा जताई है और सरकार गंभीर है। इसी वजह से आज डिबेट का हिस्सा है कि गृह मंत्री के साथ माननीय हमारे जो है शिवराज जी भी बैठे हैं, जो आपके कृषि मंत्री भी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए अब कई बार ये सरकार ऐसा भी हुआ सर कि किसान दिल्ली तक आए, राकेश टिकैत के पिताजी दिल्ली आए थे, उनके धरने को कुचला गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। हम कुचलते नहीं है धरने को। सरकार अगर गंभीर नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री ने 24 घंटे होने नहीं दिए, कमेटी बनाकर प्रमुख सचिव को जो है संज्ञान लेते हुए इस पर मांग लिया है डिसीजन क्या हो सकता है। बिल्कुल गंभीर है, किसानों के लिए काम करने की बात आएगी
तो ये बड़ी बात बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा जहां 25 करोड़ की आबादी, आज हम बिजली फ्री दे रहे हैं। ये बड़ी एक राहत किसान को दी है। बीज खाद के लिए हमारा प्रयास है, कोई खाद्यान्न ऐसा डबल उसकी मांग की जब बात होती है तो अगर पीछे थोड़े से चले जाएं तो हमने खाद्यान्न से लेकर कई ऐसी दलहन जो चीज है, जो महंगी वस्तुएं, सबको दुगना रेट तक पहुंचा दिया है। और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है ईमानदारी के साथ कि हम किसान की हर बात को जो है मानते हुए, जो स्वायत्तकारी बात है लोकतंत्र में, जो देश के हित को देखते हुए जिसे सरकार कर सकती है उससे ज्यादा से ज्यादा स्पीड से किया जा रहा सर। अब पता नहीं, आप पता नहीं सुधीर चौहान बताएंगे कि बिजली मुफ्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा के अंदर बिजली मंत्री जी ने कहा था कि हाँ हमने चुनाव में वादा किया था लेकिन आप नहीं दे सकते। और अखिलेश यादव कह रहे थे भाई देखो चुनाव वादा करके भी ये झूठ बोलते हैं। और विधानसभा में कहा गया था कि हम बिजली नहीं दे सकते मुफ्त में, हम तो पैसा लेंगे। सुधीर चौहान भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और देवेंद्र प्रमुख का इशारा इन्हीं लोगों की तरफ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजनीति राकेश टिकैत ही करते हैं, मतलब बीजेपी वालों के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। और मैं इस जगह बीजेपी के साथी को करेक्ट कर दूं कि जब आप विपक्ष में थे तब आप भी राजनीति करते थे। राजनीति तो जब बच्चा पैदा होता ना वहीं से शुरू हो जाती। मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छा मानता हूं। अगर राजनीति नहीं होगी तो यहाँ का जो इस देश का तंत्र है वो आम आदमी को बूटों के नीचे कुचल देगा। युगांडा का ईदी अमीन शर्मा जाएगा। ऐसे करते होंगे इस देश में अगर राजनीति नहीं होगी। राजनीति को मैं नमन करता हूं और राजनीति जरूर होनी चाहिए, हर विषय पे होनी चाहिए। सुधीर चौहान, बहुत सारे काम बीजेपी ने कर दिए। 2014 से पहले तो मुझे लगता खेती ही भी नहीं होती थी, खाद भी नहीं बनी थी यूरिया, और उससे पहले तो मुझे लगता हलवल भी नहीं रहा हुआ, ट्रैक्टर वैक्टर सब अभी 2014 के बाद आए हैं, तमाम मशीनरी। तो जरा बताओ भाई बीजेपी के साथी को कि आप लोग क्यों हल्ला मचाते रहते हो, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को क्यों तंग करते हो आप लोग? सुधीर चौहान। और साथ ही साथ जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार बोलता हूँ। और मैं भारतीय किसान यूनियन मंच से हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन मेरे ही साथी हैं जो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो, जो विषय हो, उसकी जानकारी रखना। और जब आप डिबेट में आए, जो मैं देवेंद्र प्रमुख साहब से आज बात करूंगा, किसी मुद्दे को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे बात होनी चाहिए। आज विषय है कि नोएडा में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस धरना प्रदर्शन की वजह क्या है। सबसे पहले ये भूमि अधिग्रहण बिल की जो बात कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल एक अलग मसला है, वो सेंटर का एक अलग मसला है। यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो नोएडा अथॉरिटी के किसान, ग्रेटर और नोएडा अथॉरिटी के 96 गांव के किसान, नोएडा अथॉरिटी के 81 गांव के किसान, और यमुना अथॉरिटी में जो पहले फेज में 300 गांव के किसानों की जमीन ले ली गई। देखिए क्या डिफरेंस है इन तीनों अथॉरिटी में और एक्विजिशन में, पूरे उत्तर प्रदेश के एक्विजिशन में। यहाँ लड़ाई हमारे करार को लेके है। यहाँ पर जो 1894 का भूमि अधिग्रहण बिल है, इन तीनों प्राधिकरणों पर वो लागू नहीं हुआ है। ये तीनों प्राधिकरण जब भी जमीन लेने से पहले ऑटोनॉमस बॉडी बनाए गए। नोएडा प्राधिकरण 1976 में आया, 96 में ग्रेटर नोएडा आया, और उसके बाद 98 में पैरेलल यमुना प्राधिकरण की नींव रखी गई। सबसे पहला किसानों का यह है कि ये करार नियमावली से जमीन लेते हैं, ये ऑटोनॉमस बॉडी बनाए गए, स्वयं के वित्त पोषित संस्थान है, यहीं से जमीन खरीदते हैं और यहीं पे फंड जनरेट करते हैं। सबसे प्राइमरी मुद्दा, जो पहला मुद्दा 10% का मुद्दा जो यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण या तीनों प्राधिकरण का है, नोएडा में 5% है, ग्रेटर नोएडा में 6% है, यमुना में 7% का मुद्दा है। और सबको ये 10% देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कि जब ये ऑटोनॉमस बॉडी के बाद जमीन दी गई, इन्होंने क्लियरली हमें 90% जमीन के ही पैसे दिए, 10% के पैसे हमारे काट लिए गए। उसके एवज में हमें रिहेबिलिटेशन वाला जो पार्ट होता है वो साफ साफ हमारा नक्शा गया है, जिसपे हमें जमीन बांटी जा, जिसपे हमें मुआवजा बांटा जाता है। मैं देवेंद्र प्रमुख साहब को, प्रवक्ता साहब को करेक्ट कर दूं, जो भूमि अधिग्रहण होता है यहाँ पर तीनों प्राधिकरण में, उसमें 3 चीजें रिसेटलमेंट की जाती है। सबसे प्राइमरी मुआवजा बोला जाता है, जो 90% जमीन का दिया जाता है, जो भी दर उस समय रही हो। आज हम कोई नई दर की डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो भी दर 1976 में रही है आज तक रही, तीनों प्राधिकरण में जमीन ले ली गई। हम उस 10% के पार्ट की डिमांड कर रहे हैं, जो 10% का पैसा हमें मिला ही नहीं है, और रिहेबिलिटेशन के तौर पे हमें 10% का प्लॉट दिया जाता है। सबसे पहले बिंदु मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मीडिया में जब डिस्कशन हो तो बड़ा क्लियर हो और बड़ा प्रिसाइज हो, जिससे लोगों को पता चले किसान बैठा क्यों। ठीक, इन्होंने हमें 10% का पैसा नहीं दिया, 10% के प्लॉट के यहाँ बैठे। इन्होंने ऑटोनॉमस बॉडी ने बाद में एक डिसीजन लिया कि भाई ये जो 10% का पैसा, इसकी एवज में हम 5, 6 और 7% क्रमशः नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना को प्लॉट दें।
10% नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर जो रोड बनेंगे और इंटरनल डेवलपमेंट होगा, वहां पर ये जमीन हमारी 10 की जगह 5% के प्लॉट देना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने कोई, ये माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं था, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी थी, इनके बोर्ड ने डिसाइड करा और बोर्ड ने उसको 5% के प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। जब 2011 में, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 10% का प्लॉट पैदा कहां से होता है, अर्जेंसी क्लॉज लगाकर जमीन ली गई। यहाँ पर नोएडा में लोग गजराज आदि का निर्णय आया कि आपने अर्जेंसी क्लॉज लगा के जमीन ली और आपने उसको जाके डायरेक्ट सीधा लाभ लेके रेजिडेंशियल जेपी आदि को बेच दिया। जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया गजराज का, और सावित्री से वो 2015 में अफर्म हुआ। इन तीनों प्राधिकरणों में, जो उस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के चीफ रामारमण जी थे, उन्होंने एक अपील निकाली 15 मई 2015 को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में 64.7% एडिशनल कंपनसेशन देना और 5 की जगह हम 10% के प्लॉट देंगे। और सबसे बड़ी बात, अकेला पूरे भारत का अकेला एक ऐसा निर्णय है जिसमें 64.7% मुआवजा सबको समानता के आधार पर बांट दिया गया। नोएडा प्राधिकरण में, यमुना में और ग्रेटर नोएडा में वो भी नहीं बांटा गया है, और 5 के स्थान पर 10% के प्लॉट देंगे। यानी जो लोग रिट में थे, जो कोर्ट गए वो वापस आ गए, जो नहीं गए उनको 64.7% एक ही डिसीजन का हाफ इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया और दूसरे को नहीं दिया गया। तो ये जो भी लोग हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी जो आपका करार हुआ है, जो एक्विजिशन की कंडीशन हुई थी, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम नहीं। और दूसरी जो लड़ाई है, जो जनवरी 2013 में नया भूमि अधिग्रहण बिल जो हमारा लागू हो चुका है 1 जनवरी से, आप जब भी गौतम बुद्ध नगर की जमीन लेने चलते हैं, आज जो यमुना में प्राधिकरण में जो आगे का एक्विजिशन होना है, और न्यू ग्रेटर नोएडा की एक नई 2 संस्था यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब हमें ये प्राधिकरण नहीं चाहिए, किसान इनसे ऑलरेडी धोखा खा चुका है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का। अब आप जो भी भूमि अधिग्रहण बिल है उसको समान रूप से लागू करते हुए सर्किल रेट का 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, क्योंकि जो अभी आपने बोला, पहले ये गांव को शहर घोषित करते हैं, वहां पे नोटिफाइड एरिया बनाते हैं, एक प्राधिकरण बनाया जाता है, गांव को शहर घोषित करा जाता है, जिससे सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देना पड़े। और सबसे बड़ी बात, एक एम्बिग्यूटी में बताऊं, जितने जेवर में गांव विस्थापित हुए, उन्होंने गांव को गांव माना, क्योंकि वहां पे उनकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसका वो सर्किल रेट का पैसा नहीं देने थे, लेकिन उनकी जमीन को शहर बना दिया। ये लूट का तंत्र, जो स्पेशल आज अगर हाईवे गोरखपुर में निकल रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया। हम कहते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर के रूप में प्राधिकरणों को आप जन्म दे रहे हैं, उनको बंद कीजिए। जब देश में एक यूनिफॉर्म बिल लागू है, भूमि अधिग्रहण बिल, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो 10-10, 12-12 साल से सर्किल रेट रिवाइज नहीं हुए, उनको रिवाइज करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। यहाँ नए नए प्राधिकरणों की, नए नए लालाओं की जरूरत नहीं है। जो यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में लगती है, यहीं पे आनी चाहिए। तो मुद्दे की क्लैरिटी में, और बाकी मुद्दे पर हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे। जीडीपी कितना इन्होंने दिया, कितना एमएसपी आया, कितना नहीं आया, कितनी आय दुगनी हुई या 4 गुनी हुई, वो पहले बहुत डिस्कशन हो चुका है। लेकिन ये मुद्दे हमारे कोई मांग नहीं है, हमारे करार की कंडीशन। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात सुधीर चौहान ने कही। और बात इससे तो कोई सहमत हो ही सकता है कि भाई ये आप प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर की तरह क्यों काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि सारे प्राधिकरणों का यही हाल है, वो जमीन नीलाम करते हैं, ऊंची ऊंची दरें जाती हैं। भाई प्राधिकरणों का गठन किस लिए हुआ था? कि एक आम आदमी को अच्छी हाउसिंग मिल जाए और जो किसान हैं जिनकी ज़मीन हम ले रहे हैं उनको अच्छा मुआवजा मिल जाए, उनका पुनर्वास हो जाए। अर्जेंसी क्लास लगाकर ज़मीन आप हड़प लेते हैं, फिर बड़े बड़े बिल्डर को बेच देते हैं, फिर किसान झटके खाएं, लाठी खाएं, धरना करें, प्रदर्शन करें। ये कहाँ की बात है? एक ब्रेक ले रहे हैं। किसानों की सुनवाई कब, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से पहले भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। उन्होंने बड़ी साफ तौर पर पूरे मसले का जो सार है सुधीर चौहान ने रख दिया है कि भाई वास्तव में मसला क्या है। ये जितने प्राधिकरण हैं, जब किसानों की ज़मीन हड़पनी होती है, इसे हड़पना ही कहेंगे हम, ये लोग अधिग्रहण कहते हैं इसे, लेकिन ये हड़पना ही है। किसानों की ज़मीन जब हड़पनी होती है तो एक विशेष कानून लागू कर देते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होती है, एक नए प्राधिकरण का गठन होता है और उसके बाद अर्जेंसी दिखाकर अधिग्रहण कर लिया जाता है। किसान की ज़मीन का जो प्रयोग है, कभी शहर को गांव, कभी गांव को शहर, ये सब करके घमंजा जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में, अवध में, वो घमंजा कर देते हैं। और उसके बाद किसान जब तक समझे कि हुआ क्या है, तब तक उसकी ज़मीन उसके हाथ से चली जाती है। और उसके बाद फिर दैट टीवी डिबेट, चर्चा
लाठी, डंडा, जेल और निराशा, बस यही चलता रहता है कुल मिला के। राहुल अमाना हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस ब्रेक के दौरान राहुल, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। अब एक पहलू नोएडा का है जिसे सुधीर चौहान ने रखा। आज किसानों के दो पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। एक पहलू है कि यहाँ के नोएडा में किसान क्यों बैठे हैं दलित प्रेरणा स्थल पर, तो वो सुधीर चौहान ने क्लियर कर दिया कि भाई ये उनके साथ चीटिंग हुई है। अब देवेंद्र प्रमुख नहीं मानेंगे, मैं पहले से कह दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी मजबूरियाँ हैं, पार्टी का पक्ष ये रखेंगे, लेकिन जेन्युइन नेता है, ये भी मैं कहता हूँ कि बात स्वीकार भी कर लेते हैं। अब एक हमारे साथ दूसरे युवा किसान, प्रगतिशील किसान अजीत सिंह जुड़े हुए हैं। अजीत सिंह का दर्द ये है कि ये कई दिनों से लाइन लगाए हुए थे और इनको 2 बोरी खाद चाहिए थी, यूरिया या डीएपी जो भी चाहिए था, अजीत सिंह बताएंगे, और उसके लिए 2-3 दिन लाइन लगाए रहे। जब इनका नंबर आया तो पता चला खाद खत्म। अब जो ग्रास रूट लेवल पर गांव में काम कर रहा है किसान, उसकी परेशानियां अलग हैं। दिल्ली नोएडा के किसान तो इन प्राधिकरणों के मारे हुए हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का किसान है, देश के अन्य जगह का किसान है, उसकी हालत क्या है। और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र का किसान, बुंदेलखंड क्षेत्र का किसान, पूर्वांचल क्षेत्र का किसान, उसकी दशा क्या है। हम कागजों में खूब बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, यूरिया भरी पड़ी है, नीली यूरिया, पीली यूरिया, जैविक यूरिया, पता नहीं कौन कौन से इको यूरिया, इतनी यूरिया का नाम हमने सुना ही नहीं आज तक, इतनी यूरिया आ गई। लेकिन अजीत सिंह को यूरिया नहीं मिल रही। अजीत सिंह के पिताजी इनको गालियां दे रहे हैं कि ले आओ जरा, नहीं तो क्या फसल खराब हो जाएगी। और ये क्या करें बेचारे, अब खेती में इतनी आमदनी तो होती नहीं, तो कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी भी करते हैं। अब नौकरी में छुट्टी लो, तनख्वाह कटेगी, और उस दिन नहीं मिले तो 1 दिन की और छुट्टी। और प्राइवेट जॉब करने वाले की स्थिति बहुत खराब है, उनमें हम भी हैं। तो कुल मिलाकर अजीत सिंह की तरफ हम जा रहे हैं। अजीत सिंह एक आम किसान के, जो आप युवा हैं और आप किसानी को अपनाए रखना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं दर्शकों को बताइए। अनम्यूट करिए। मेरा नाम मंसू। सर, मेरे पिताजी 72 साल की उम्र है और पिछले 8 दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहे थे। उनको खाद नहीं मिली, ये वो आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, खेत बोने के लिए तैयार है। 8 दिन से चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने हमको बताया कि भाई खाद नहीं मिलेगी। शनिवार को मैं छुट्टी लेकर गया, प्राइवेट नौकरी करता हूँ, तो छुट्टी लेकर गया, शनिवार को लाइन लगाई, खाद खत्म। संडे को बंद रहता है, मंडे के दिन फिर गए तो मंडे को फिर नहीं मिली खाद। अब छुट्टी, प्राइवेट नौकरी, ये 2 दिन छुट्टी कर ली, नहीं मिला। पिताजी बताया नहीं मिली, तो पिताजी ने कहा ये तो क्या करें, ब्लैक में लाओ जाकर कहीं से। अब ब्लैक वाले के पास जाते हैं तो जो सरकार 1000-1500 की सब्सिडी देती है, 1200 की डीएपी की, वो भी नहीं मिल रही। कहते हैं ही नहीं स्टॉक। अब या तो 1500 रुपया ज्यादा लेकर जाए तो तुरंत मिल जाएगी। वही खाद सरकारी में नहीं है, लेकिन आपको प्राइवेट चले जाओ, ब्लैक में आपको तुरंत मिल जाती है। ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। और हम लोग 1 दिन 2 दिन लाइन लगाएंगे, वहां किसान भरा पड़ा है, जिसको खाद 5 बोरी की जरूरत है, कहेंगे 2 में काम चला लो, इतना स्टॉक है। हम 3 ब्लॉक है हमारे यहाँ, घाटमपुर में एक है, नौरंगा खाद केंद्र है, बहारा खाद केंद्र है, और भीतर गांव। 4 जगह चक्कर लगाए 2 दिन में, कहीं खाद नहीं। मेरे पिताजी यही चक्कर लगाते, उनको खाद नहीं मिली। सुबह तक लाइन लगाओ, शाम को खाद खत्म। और सरकार के नुमाइंदे जो नेताजी बैठे हो कहे सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। किसान तो हम लोग हैं, जो जिनके 50-100 बीघा जमीन है वो किसान नहीं है। हम लोग जो 2-2, 3-3 बीघा वाले, ये लोग किसान हैं। यही चक्कर लगाएंगे, उनको लिए उनके फोन पर आ जाती है खाद, ताली लग गई, उनके घर में आ जाएगी। हम लोग मरते हैं। 2 बीघा खेत, लाइन लगाओ, 3 दिन लाइन लगाओ, लिया आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा जमा कर दो, शाम तक फोटोकॉपी भी खत्म और वो भी खत्म। कल फिर फोटोकॉपी लगा के जाओ कि भैया खाद लेनी है।
तो ये हाल है। सुबह 10 बजे मीट भंडार खाद भंडार 10 बजे खुलता है, 8 बजे पहुंच जाओ लाइन में लगने के लिए। 11 बजे तक आपकी पर्ची जमा होगी, शाम के 3 बजे तक पता लग जाता कि खाद का स्टॉक खत्म हो गया, और जिनको मिलना है 6 बोरी 5 बोरी कहेंगे, 2 बोरी 3 बोरी में काम चला लो और काम समस्याएं हल हो गई। तो ये हाल है इस समय। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? एक की बुआई छोड़ दें तो साथ भर खाना कहाँ से खाएंगे? ये बड़ी समस्या है। अजीत सिंह, खेती की लागत कम हुई है, बढ़ी है, क्या स्थिति हुई? ये भी बड़ा अहम सवाल है। खेती की लागत पहले से 3 गुना ज्यादा। पहले 200 रुपए में खेत जुत जाता था, अब 700 में जुटता है। क्यों? डीजल इतना महंगा हो गया। मोदी जी जब आए थे तो सपने दिखाए, ठीक है सब कुछ होगा। जब मोदी जी आए थे तो 65 रुपए में डीजल था, पेट्रोल। डीजल तो शायद 59 रुपया 59 रुपया या 54 रुपए में था। आज दोनों को एक रेट कर दिया, और जब वहां रेट कम वहां रेट हो गया 100 रुपया 95 में, तो जाहिर सी बात है इसका रेट दोगुना हो गया। तो लागत तो दोगुना हो गई। फिर सपना आया कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई। दोगुनी होगी कहाँ से? किसी चीज की बढ़ोतरी नहीं हुई, हम ही बढ़ रहे हैं। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी। इन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली फ्री है। अरे किसानों के लिए नहीं फ्री है, 2 बीघा वाले को कहाँ बिजली फ्री मिलेगी? उनके ट्यूबवेल नहीं है नेताजी, उनके पास ट्यूबवेल नहीं है। 2 बीघा वालों के, 50 बीघा 40 बीघा 20 बीघा वालों के पास ट्यूबवेल, उनको फ्री बिजली है। हम तो 4 रुपए घंटे लेते हैं पेट्रोल, पानी। 3.5 घंटे लग जाते हैं 1 बीघा करने के लिए। अब आप बताइए लागत कितनी गुनी बढ़ गई? अरे भाई, आप लोगों की 2022 में ही आमदनी बढ़ गई है, 2 गुनी हो गई। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा आश्वासन दिया गया था कि अब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, और वो 2000 टारगेट दिया गया 2045 तक। हाँ, 47 तक का विजन है, अभी देवेंद्र प्रमुख ने बताया है। हयात उमर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर राहुल अवाना के पास जाऊँगा। हयात उमर, ये दो मुद्दे हैं और ये दोनों किसानों से जुड़े हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी आज बहुत व्यथित हो गए। पिछली बार सदन में किसी ने उनकी मिमिक्री कर दी थी, तो उन्होंने कहा था किसानों का अपमान हो गया है, धरती पुत्र का अपमान हो गया है। आज खैर वो किसानों के लिए बोले, उनको साधुवाद। लेकिन ये स्थिति आपके सामने, अजीत सिंह एक किसान है, 2-3 बीघे खेत हैं इनके, उसी से पूरा जीवन चलना है। वो बता रहे हैं कि 72 साल के पिता जब बीज गए तो फ़ोन करके अपने बेटे को उल्टा सीधा बातें सुना रहे हैं कि भाई तुम चले आओ यार, कम से कम खाद तो दिलवाओ, नहीं तो कैसे हम जिएंगे, खाना कौन देगा, सम्मान निधि से तो काम चलना नहीं है, इतना वो पैसा होता नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई सिंचाई, जुताई, उर्वरक के दाम, बोरी में जो कटिंग हो गई है, खाद भी कम मिलने लगी है, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 गुना खेती की लागत हो गई है। अब किसान कहाँ खड़ा है हयात उमर, और करे क्या वो? बचपन से आप लोगों ने भी, हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया और जब एक सिलेबस में आया तो हम लोगों ने शुरू से पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश जी। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और आज भी देश की 70% से ऊपर की आबादी कृषि या उससे जुड़े व्यवसायों से अपना जीवन यापन करती है। लेकिन ये कृषि प्रधान देश हमें लगता है कि 2014 के बाद से रहा नहीं। अब ये एक धर्म प्रधान देश है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो अभी बीजेपी के साथी कर रहे थे कि 14 के बाद ही खेती शुरू हुई है। मैं बीजेपी के साथी हमारे सही से बता नहीं पाए। वो तो करे 14 के बाद ही किसान ही खेती शुरू हुई, सबका कल्याण हुआ। क्या बात कर रहे हैं हयात साहब, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। सबसे बड़ा किसान आंदोलन हरियाणा के किसानों ने किया जी, जिसका बीजेपी की केंद्र सरकार ने कीलों, काटो, बैरिकेटिंग, तारों, यूपी बॉर्डर बना करके उसका स्वागत किया। उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बताया। और उसके बाद उसी हरियाणा में जब चुनाव हुए
तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र के किसानों ने करी है। महाराष्ट्र और गुजरात में 35 सालों से लगातार भाजपा की सरकार है, और महाराष्ट्र में कम से कम 70,000 किसान आत्महत्या कर चुका है पिछले 15 सालों में। वहां पर बंपर 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहां है किसानों की समस्या कहां है बताइए आप पहले। अगर किसान की समस्या हो, आज भी एक बीजेपी के नेता कह रहे थे एक चैनल पर, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, वो कह रहे थे ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान तो खेत में लगा हुआ है, वो बोरी के लिए खाद के लिए लाइन में लगा हुआ, असली किसान तो है। तो लाइन में लगे वाले को भी हम ले आए, लाइन में लगे वाले भी बैठे हमारे साथ में। हम तो लाइन वाले को भी ले आए कर रहे हैं जी। ये आंदोलन जीवी किसान हैं, इनको तो आंदोलन करने का बहाना मिलना चाहिए। ये कोई किसान नहीं कर रहा, ये टिकैत जो है ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, और उनके साथ जो दल लगे हुए हैं, उनके साथ जो किसान लगे हुए वो भी राजनीतिक हैं। वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भड़काने में या कांग्रेस के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, सरकार का विरोध करना चाह रहे हैं। उनकी कोई समस्या नहीं है। वो 500,000 किसान है, उतने किसान अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पे 1,000-2,000 किसान बैठ जाएंगे, देश में तो करोड़ों किसान है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे किसान पे अगर 2,000-5,000 बैठा हुआ किसान है तो कितना किसान हुआ? तो 5,000 किसानों की सरकार सुने, या 1 करोड़ या 10 करोड़ किसानों की सुने? 10 करोड़ किसान खेतों में है और अपना प्रसन्न है, उसको कोई समस्या नहीं। उसको 500 रुपए महीना किसान सम्मान निधि जा रही है, उसमें उसका बड़े मजे में गुजारा चल रहा है, बहुत मजे में। उसको अभी हमारे देवेंद्र प्रमुख जी ने बताया कि बिजली फ्री मिल रही है, खाद फ्री मिल रही है, 2022 में आमदनी दोगुनी हो गई है। तो अब आप बताइए, पहले ऐसे देश में अगर कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी क्यों सुनी जाए? 1,000, 1,500, 2,000, 10,000 किसान अगर धरने बैठे हैं, उनकी क्यों सुनी जाएगी बताइए आप पहले। सवाल तो किसानों से, सरकार से थोड़ी ना है। सरकार तो अपने सारे प्रयास कर रही है। 2.5 साल हो गए एमएसपी की कमेटी बने हुए, 2.5 साल। अभी तक उसका आउटकम क्या है, उसकी सिफारिशें क्या है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। 2016 में संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, कर देंगे, और पीयूष गोयल जी ने उसको बजट में इंक्लूड किया था जी। तो दोगुनी तो हो गई होगी। अब 2047 तक तो 4 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी फिर 2 गुनी, डबल 2 गुनी हो जाएगी ना, वो तो फिर 4 गुनी हो जाएगी। तो किसान इतना पैसा कहां रखेंगे? किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, आय भी 4 गुनी हो जाएगी, बिजली भी मुफ्त मिल रही है। अब वो बता रहे थे अभी हमारे किसान भाई कि 1 बीघा 2 बीघा वाले किसान कहां जाएं। 90% किसान देश का या तो खेतीहर मजदूर है जिसकी कहीं कोई एंट्री नहीं है, उसके पास एको बिस्वा जमीन नहीं, या तो खेतीहर मजदूर है या सीमांत किसान है जिसकी जमीन 1 एकड़ या उससे कम है। अब बताइए पहले वो किसान क्या करेगा? वो किसान जाकर के नोएडा बॉर्डर पे बैठेगा या 1 बोरी खाद के लिए 3 दिन लाइन लगाएगा? उसके सामने 2 चीजें हैं, या तो किसान बॉर्डर पे चला जाए, या फिर नोएडा बॉर्डर पे चला जाए, सरकार घेरे, या फिर जहां पे खाद वितरण केंद्र है उसको पे बैठ करके घेराव करे ठंडी रातों में। किसान को लेकर के धनखड़ जी की जो चिंता है वो बहुत जायज है चिंता, लेकिन ये चिंता किसान धनखड़ जी की इससे पहले किसान आंदोलन में कहां चली गई थी? क्या धनखड़ जी जानते नहीं है कि देश में किसान किस स्थिति में है? 1995 से लेकर के और 2024 तक 4 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुका है। नरमुंड लेकर के आए कर्नाटक के किसान, आपने फोटोज देखी होंगी, दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हुए, उनको दिल्ली में अंदर आने नहीं दिया गया।
दिल्ली एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पे सब कोई आ सकता है, रैलियां हो सकती हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन किसान नहीं आ सकता। दिल्ली अपवित्र हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, सुधीर चौहान जी, ये सरकार को के खिलाफ इतना क्यों है मेरे समझ में नहीं आता है। 500 रुपए मिलने के बाद भी अगर हर महीने किसान को 500 रुपए सम्मान निधि मिल रही है, उसके बाद भी किसान अपने आप को सम्मानित नहीं महसूस कर रहा है, तो इसमें सरकार की विफलता माने या किसान की विफलता माने, बताइए आप। ये बड़ा सवाल है। मैं राहुल अवाना को चर्चा में शामिल करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त अब बहुत संक्षिप्त थोड़ा सा ही बचा है। राहुल अवाना, आप लोगों पे ये आरोप लगता है कि भाई आप लोग किसानों को उकसाते हैं, उनकी समस्याओं के लिए नहीं लड़ते हैं, आप फिक्रमंद नहीं हैं, आप उकसा देते हैं, सरकार के खिलाफ करते हैं और फिर वो किसान इसी में उलझे रहते हैं अपना काम धाम छोड़कर। राहुल अवाना, पहले तो चौहान साहब मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम आपने अपने न्यूज चैनल पे किसानों की बात रखी। कुछ हमारे किसान भाई नेता भी बैठा है और जो हमारे देश की मेन स्ट्रीट मीडिया है वो तो किसानों की कहीं बात ही नहीं रख रही, वो तो पहले से ही हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताती है। अब आता हूं मैं नोएडा अथॉरिटी के मामले में। सुधीर भाई बैठे हैं सामने, पिछले 2 साल से हमारा ये धरना चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये इन्हें करना वरना कुछ नहीं है। कल ठाके हमारे 150 किसान इन्होंने तानाशाही के द्वारा भेज दिए जेल में। अब मैं एक बात जनता को बताना चाहूंगा कि अभी एक 10% की हमारा जो बहुत मामला चल रहा है, उसे अगर ये नोएडा अथॉरिटी मानती है तो मात्र भैया 22,000 रुपए के रेट के हमको पैसे देंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा किसान 22,000 रुपए मीटर में सुधीर भाई कौन से सेक्टर में प्लॉट खरीद सकता है? जब ये ऑक्शन करते हैं अथॉरिटी वाले तो 3-3 लाख रुपए मीटर ऑक्शन कर रहे हैं जी। किसान के लिए 20,000 रुपए मीटर, वो भी अभी तय नहीं हुआ, उसके लिए भी लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अरे ये भैया जो प्रमुख साहब बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे पूछना चाहूंगा 8 साल हो गए, यहाँ एक भी योगी जी की सरकार में एक भी किसान के 5% का प्लॉट लगा हो या आबादी का कोई मामला हुआ हो तो बता दें, सुधीर भाई बता देगा बीच में। अब भैया ये अब हमारे अजीत भाई जो खाद की कर रहे हैं समस्या, ये खाद कहाँ से देंगे भैया? ये तो मस्जिदों का खोद का शिवलिंग मूर्ति इनमें लगे हैं। इन्हें यूपी के प्रदेश की जनता की चिंता है, इन्हें तो सब मस्जिद तोड़ कर मंदिर बनानी है। अभी तो इनसे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी जा रहे थे, वो इन्होंने रोक दिया। वो भी क्या कोई धारा 144 का उल्लंघन करते थे, वो नेता प्रतिपक्ष है सदन में, उन्हें रोक रहे हैं। हमारे आप लोग भड़का देते तो क्या करते? आप लोग लोगों को भड़काते हो, आप कांग्रेस वाले भड़काते हो, तो अगर भड़काओगे तो इनके लिए मुश्किलें होंगी, इसलिए नहीं जाने दिया आपको। देखो भैया, सुधीर भैया बैठे हैं सामने हमारे, हम मंच भी शेयर नहीं करते, हम नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब देखो किसान तो हम भी हैं, दर्द ये नोएडा अथॉरिटी ने जमीन हमारी भी ली है, दर्द हमारा भी है। अब लेकिन जब हमारी सरकार थी चौहान साहब, मैं बताऊंगा आपको, जब हमने सेक्टर किसानों के लिए दे दिए थे, 5% के प्लॉट हो या कुछ भी हो, ये 8 साल से प्रमुख साहब से पूछो एक भी इन्होंने प्लॉट लगाया हो तो इन्होंने पूछो। सुधीर भाई बताओ ना, 8 साल में एक भी प्लॉट लगा हो? पूछ रहे हैं। सुधीर चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। सुधीर भाई बताएंगे अगर 8 साल में। सुधीर चौहान बहुत संक्षिप्त में, चूंकि मेरे पास बस 2 मिनट का वक्त है। ये 307 लगा किसान पे, हम पे भी लगाएंगे ना 307 और ना करते कुछ भी। साहब पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप किसानों की कम से कम आवाज तो उठा रहे हो। ये तो देश को मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ कर चलाना चाह रहे हैं। कहाँ हमारे देश की जीडीपी चलेगी? खाद दे रहे हैं इन्हें, खाद की जरूरत क्या है इनको? ठीक है, ठीक है, मैं पूछता हूँ राहुल अवाना, मैं पूछता हूँ इनसे। कम थी, बस गोली नहीं चली, नहीं जलियांवाला बाग बना दिया इन्होंने कल भी। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछता हूँ। चलो सीधे देवेंद्र प्रमुख से ही इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल राहुल अवाना ने किए, फिर मैं बाद में सुधीर चौहान के पास जाऊंगा। देवेंद्र प्रमुख अनम्यूट करिए, आज जवाब है नहीं, आप फंस गए हैं, आज फंस गए हैं, किसी तरह निकलिए, बस 2 ही मिनट है। नहीं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं दुर्गेन्द्र सर कि मैं डिबेट का हिस्सा कभी भी आप पीछे से आगे से निकाल कर देखिए, जब भी किसान डिबेट हुई है तो मैंने प्रयास किया कि वो डिबेट कभी गर्म ना हो। राहुल भाई का दर्द ठीक है, वो किसान है भाई, किसान का बेटा होकर अगर वो जोशीले नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अब जब देश का राष्ट्रपति किसान की बात कर रहा है
तो मैं कहां से बच सकता हूँ? या इस्तीफा बीजेपी दे के दे वो राष्ट्रपति, जब किसान की या नहीं सुनी सफे जा के रही ठीक तो है इस्तीफा ठीक दे है दे ठीक है मोदी को। ठीक है राहुल ठीक है, देवेंद्र प्रमुख को बोलने दीजिए, बोलिए जल्दी से देवेंद्र प्रमुख। राहुल भाई, जोश तो ठीक है लेकिन थोड़ा होश ना खोएं, क्योंकि आप जिस सरकार के हिस्सा है ना, होश नहीं खो रहे, एक भी- हमें बहुत शर्म आती है जब एक तुम भी- हजार साल पुरानी मस्जिद करी थे, सिंगलिंग मत ढूंढो, हमारे अजीत भाई का यूरिया की खाद दे दो, हमारे किसान को बिजली फ्री दे दो। ठीक है। आज हमारा देश कहाँ चला गया, चाइना हमसे कितना आगे चला गया। राहुल अवाना थोड़ा सा धैर्य रखिए, देवेंद्र प्रमुख गंभीर नेता हैं, वो जवाब देंगे और उम्मीद है गंभीर जवाब देंगे। जल्दी से बोलिए देवेंद्र प्रमुख प्लीज। पहली बात तो सर ये कहता हूं दुर्गेन्द्र सर, आगे से थोड़ा ध्यान रखिए, विश्लेषण के तौर पर एक आदमी ऐसा जरूर रखिए अपनी डिबेट में, आप बहुत वरिष्ठ, बहुत सम्मान मैं आपका करता हूं, कि जो विश्लेषण कर सके। अब एक व्यक्ति बैठा कर आप उसके चारों तरफ से उसे घेरें, तो इसे महाभारत का युद्ध मत बनाइए। नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा भाई, सवाल पूछा जाएगा, जवाब आपको देना होगा, आप सरकार में हैं, बोलिए। होकर लड़ रहा है, उसके बाद सुनने को तैयार नहीं सुनेंगे दुर्गेन्द्र सर कोई नहीं हरा सकते, और की तो बात छोड़िए, सुनिए और उसके बाद भी सारे एक विश्लेषण के तौर पर तो कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता है भाई। अरे बोलिए आप अपना वाला भी विश्लेषक हमको दे दीजिए, उसको बैठा देंगे, बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं नहीं दे सकता, ये तो आपका काम है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सपा की सरकार जब इसके टाइम में रही थी, कितने किसानों के साथ, और ये हमें बता रहे राहुल अवाना प्लीज, राहुल अवाना सुन भाई बोलने दो। अब देखो, जब आप राहुल अवाना पे मुझे चर्चा खत्म करनी पड़ेगी, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। राहुल अवाना, आप एक भी नीति बता दीजिए। ठीक है राहुल अवाना बोलने दीजिए उन्हें, देवेंद्र प्रमुख को बोलने दीजिए। तो मुझे बताइए ऑन रिकॉर्ड, ये भारतीय देवेंद्र प्रमुख को बोलने दीजिए, बोलिए देवेंद्र प्रमुख बोलिए। सीना है 56 इंची, जो आज भारत का राष्ट्रपति कह रहा है किसानों की बात, तुम लोग घरों में बढ़ते थे, किसानों पर लाठियां चलवाते थे, किसानों की जमीनें लूटते थे। आपने और मायावती ने तो सारे नोएडा को दलाली के तौर पर जाना था, आपके नेताओं ने प्लाट बेचे थे, आपके नेताओं ने बेचकर खा गए सारे नोएडा को। आज ईमानदारी है नोएडा में, आज किसान के साथ न्याय हो रहा है। अरे बात रखिए, आप बात आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन भैया अपना गिरबा झांकिए एक बार। अगर कोई किसान नेता देवेंद्र प्रमुख कंक्लूड करिए, देवेंद्र प्रमुख कंक्लूड करिए। तो उसे क्लियर करें, मुझे उसे क्लियर कराइए कि अखिलेश ने कौन सी नीति, कौन सी चीज दी है, बताइए मुझे। ठीक है, इस पर चर्चा अलग से कर लेंगे। अब आज किसानों की बात है, सुधीर चौहान कुछ कह रहे हैं। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख आपकी बात आ गई, राहुल अवाना आपकी बात आ गई, सुधीर चौहान बोलिए क्या कह रहे हैं। दुर्गेश जी, बड़ा ये विभीष का है, ये राजनीतिक लोग आपस में लड़ने के बाद और किसान के मुद्दों को पीछे छोड़वा देते हैं। दुर्गेश जी, जो हमारे बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, देखिए कोई भी डेटा ना आपके कहने से होता ना मेरे कहने से होता है। आप ऐसा कीजिए, कि हमसे मत मांगिए देवेंद्र प्रमुख जी, डेटा आप मांगिए अपने जाके डिपार्टमेंट से कि पिछले 7 साल में और उससे पहले के 7 साल में। आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए जल्दी से। पिछले 7 साल का डेटा कंपैरिजन देखिए। नोएडा प्राधिकरण में 4 बड़े, या जो यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 4 बड़े मुद्दे हैं। एक तो 5% के मूल प्लॉट का मुद्दा, एक 10% का मुद्दा और एक आबादी वितरणीकरण का मुद्दा। जो मेरे देवेंद्र प्रमुख साहब बैठे हैं, आप डेटा कंपैरिजन जाइए और डेटा को आप समराइज कीजिए कि आपने पिछले 7 साल में क्या दिया और उससे पहले 7 साल में क्या दिया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्टर 63, सेक्टर 121, 122, 144, 145 लगभग 62 लाख मीटर जमीन 5% के रूप में पिछली सरकार ने दी, और 144 में तो 2800 प्लॉट और 145 में तो 2800 प्लॉट एक मुश्त दिए। और 2019 में जो आबादी गलत तरीके से इन्होंने जो अधिग्रहण किया था, जिन पे हमारे घर बने हुए थे, उनका भी अधिग्रहण हुआ। इन्होंने 2019 में खतौनी में से किसान के नाम हटाकर वहां पर नोएडा दर्ज कर दिया, जबकि आबादी वितरणीकरण की, जबकि पॉलिसी वहां पे थी, इनको आबादी का वितरणीकरण करना था। सरकार कमोबेश एक जैसी रही है, किसी ने संपूर्ण समाधान नहीं दिए, ये नहीं कह सकते हम। और रही उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बात, वहां से प्लॉट देने की शुरुआत हुई।
लेकिन तीनों सरकार सत्ता में आने के बाद किसानों को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाई है। देवेंद्र प्रमुख साहब, आज की स्थिति ज्यादा गंभीर है। आप लोग यहाँ पर अगर सेंसिटिव पॉलिटिक्स करते हैं तो आप तीनों जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना के जो सीईओ हैं उनको बैठाकर और पिछले हुए समझौतों को देखकर आप बात कीजिए। वास्तव में ही स्थिति दयनीय है। 1 अप्रैल 2015 के बाद जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्लॉट है, हूबहू कोई नया सेक्टर चक क्लस्टर नहीं आया, जबकि ऋतु माहेश्वरी से लेकर लोकेश एम तक सीईओज है 95 लाख मीटर जमीन कॉर्पोरेट को बेच चुके हैं। केवल टोटल इंडस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ हमेशा बिजनेस समिट और बिजनेस मीट्स की बात होती है, और मुख्यमंत्री महोदय अगर जिले के अंदर आते हैं तो किसानों का धरना प्रदर्शन, जैसे राहुल भाई ने बोला, 2017 से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक बार बैठ के वो संवाद स्थापित करें। अगर ठीक कोई बात है, ठीक बात है। अब जरा थोड़ा सा गुस्सा की बजाय अब बहुत महत्वपूर्ण बात सुधीर चौहान ने कही। देवेंद्र प्रमुख, आप अपनी सरकार से कहिए ना कि किसानों की बात करें, और आज इस मंच पर वादा करके जाइए कि आप इनकी बात अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे। देवेंद्र प्रमुख, संवाद स्थापित करें। सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे संवाद जो किसान का टूटा है। ठीक है सुधीर भाई, ठीक है। अधिकारी जो है, जनप्रतिनिधि, दुर्गेश जी मेरी बात सुनिए, जनप्रतिनिधि तीनों के तीनों यहाँ पे विधायक और सांसद नकारा है, और यहाँ पे जो सारी जो इनकी डाउन द टीम है वो कहीं ना कहीं हर्डल बनी हुई है। संवाद भी नहीं होने देते हैं तो बात भी नहीं होने देते। कम से कम अगर यहाँ रोड रुक रहा है, हाईवे रुक रहा है, तो मुख्यमंत्री महोदय से बोला कि जो एक्चुअल किसान नेता है वो बीजेपी के जो किसान नेता उनको अब मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जल्दी से देवेंद्र प्रमुख आज कहिए इस बात को कि आप इनकी बातें पहुंचाएंगे, जो भी आपके पास माध्यम हो, क्योंकि बातें जेन्युइन कर रहे हैं। हमारे भी तो हमारी जमीनों पे बने हो संस्थान जिनमें मुख्यमंत्री महोदय आके बैठते। देवेंद्र प्रमुख जल्दी से। देखिए दुर्गेंद्र सर, मैं हमेशा आपको ये मैं कहता हूं कि मेरा आप लंबे समय का रिकॉर्ड पूरे पीछे का उठा कर देखिए कि किसान डिबेट में जो भी बात की है तद के साथ की है। फिर मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी लग रही है, कानों को सुख दे रही है, लेकिन जमीनी धरातल पर नहीं मिल रही है। कानों को सुख दे रही है, सबको तलब कर लिया है। प्रमुख सचिव से बात चल रही है, देश में गृह मंत्री और कृषि मंत्री की आपस में बात चल रही है। आपको कुछ समय दिया गया, निश्चित आपको कुछ ना कुछ जो आप चाहते हैं डिसीजन आपके हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा करिए सुधीर भाई। अजीत, ये समस्या कैसे हल होगी? एक 10 सेकंड में जवाब आपका, चूंकि आपसे ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाए। अजीत सिंह, ठीक है सुधीर चौहान, ओके। अजीत सिंह बताइए कैसे समस्या हल होगी, किसान कैसे खुशहाल होगा? बहुत जल्दी, 20 सेकंड में। किसान खुशहाल हो ही नहीं सकता जब यही समस्या पैदा होती। खुशहाली कहाँ से आएगी? वो तो निराशा आती लगेगी, सब खुशहाली आएगी, वो नहीं आएगी। बातों में चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, एनजीओ चल रहा है, सब एनजीओ से मेंटेनेंस हो रहा है। 10 सेकंड में इस पर राय रखना चाहूंगा। मैं 10 सेकंड में केवल राय रखूंगा इस पे, प्लीज दीजिएगा मुझे। ठीक है अजीत बोलिए, सुधीर बोलिए जल्दी से। सुधीर बोलिए। देखिए, देश का जो जीडीपी है उसमें एक सेगमेंटेशन किया जाता है, और उस सेगमेंटेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सारे लोग? बोलिए। जो सेगमेंट है, जीडीपी का 25% हुआ करता था, जीडीपी में 15 से 16% रह गए। अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री कोई 5 ट्रिलियन की बात करेगा, 3 ट्रिलियन की बात करेगा, वो केवल पूंजीपति की बात कर रहे हैं। वो उसमें जब आपने मार्केट के सेगमेंट में इकोनॉमी में जीडीपी में पार्ट ही खत्म कर दिया है किसान से आप सोचते हैं कि ये एक। सुधीर चौहान, हम अलग से चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, हम किसी दिन केवल जीडीपी पर और इस पर भी जल्दी चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे हम उठाते रहते हैं। हयात उमर साहब, 10 सेकंड का जो अंतिम टिप्पणी है उसे बोलिए जल्दी से। के साथ आप जो एमएसपी पर डिबेट कर सके, जो जीडीपी पर डिबेट कर सके, जो डेटा पर डिबेट कर सके, उसको बुलाइएगा, मुझे इनवाइट कीजिएगा। और मैं जरूर बुलाऊंगा। मैं आज इस मंच से वादा करता हूं, किसानों से वादा करता हूं कि एक अच्छी डिबेट कराएंगे और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा। हयात उमर साहब, 10 सेकंड में जल्दी समाप्त करिए। देखिए सर, लोकतंत्र में चीजें तय होती हैं वोट से। 5 साल के लिए आप सरकार अपने मुद्दों पे चुनते हैं। राहुल फाइनल मेरे पास वक्त नहीं है। अपने मुद्दों पर वोट करना किसान शुरू नहीं करेगा, अपनी चीजों को उठाना नहीं शुरू करेगा, अपने मुद्दों के सरकार से डिमांड करना नहीं शुरू करेगा, और व्यापक स्तर पर किसान सड़कों पे नहीं आएगा या सरकार से डिमांड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि खाली पश्चिमांचल के किसान, 4 जिलों का किसान आंदोलन कर रहा है और शेष 66 जिलों के किसान जो है वो खेती अपने आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए, खाद के लिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझिए पहले किसानों की समस्याएं ऐसे ही बने रहेंगी और ऐसे ही सरकार के आश्वासन और कमेटियां बनती रहेंगी, किसान करता रहेगा। और ऐसे ही बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख, राहुल अवाना, हयात उमर, अजीत सिंह, सुधीर चौहान
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना। वास्तव में किसान परेशान है और किसान की समस्या बड़ी समस्या है। इसको समझना होगा, संवेदनशीलता के साथ समझना होगा। इसको राजनीतिक चश्मे के बजाय राजनीतिक प्रयास इसके लिए करने होंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके। हम उम्मीद करते हैं सरकारों से, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, कि किसानों के मसले को बहुत संवेदनशीलता से हल करेंगे। नमस्कार।